टुडेस टॉपिक इज कलरेशन इन फिशेस। ये टॉपिक इक्थियोलॉजी के अंदर पूछा जाता है। इससे पहले जो टॉपिक आपको देखना चाहिए वो रहेगा क्रोमेटोफोर्स, क्योंकि क्रोमेटोफोर्स में मैंने ये इसके जो बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, इसकी शुरुआत जो होना चाहिए कलरेशन टॉपिक की, वो सभी उसमें बताइए। सो क्रोमेटोफोर्स का रिसेंट डेज में ही अभी हमने एक वीडियो अपलोड करा था, जिसमें उसका वन शॉट वीडियो है। एक ही वीडियो में आपको सभी चीजें मिल जाएगी, उसको पहले देखना है, देन कलरेशन इन फिशेस पर आना है। अब सिनॉप्सिस आपके सामने शो है, मैंने येलो कलर से उसको मार्क कर दिया है, आप उसको नोट कर सकते हो। कलरेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिशेस के अंदर बात करती हूँ तो कलरेशन जो रहता है वो वेल मार्क्ड रहता है। फिशेस में सबसे अच्छे से कलरेशन देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के कलर्स देखने को मिलेंगे। कभी कभी वो चेंज भी कर पाती हैं फिशेस अपने कलर को। कभी रिप्रोडक्टिव सीजन का टाइम आएगा तो भी कलर चेंज हो जाता है फिशेस का। फॉर एग्जाम्पल स्टिकल बैक फिशेस की जो बेली होते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें क्यों हो रही है, ये हम पढ़ रहे हैं कलरेशन के अंदर। जो लार्ज नंबर ऑफ टीलियोस्टियन फिशेस होती है वो ब्राइटली और ब्रिलियंटली कलर्ड रहती है। टीलियोस्टियन फिशेस को अगर आप देखोगे ना तो उसके कलर्स बहुत ब्राइट भी होते हैं और ब्रिलियंट भी होते हैं। सो मैं यहाँ पर नोट करती जाती हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। टीलियोस्टियन फिशेस की बात कर रही हूँ, टीलियोस्टियन फिशेस। अब टीलियोस्टियन फिशेस में ब्राइट कलर्स और ब्रिलियंट कलर्स सभी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, तो मैं भी लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके, अब दूसरी फिशेस को देखोगे तो जनरली वो थोड़ी सी यूनिफॉर्म रहती है और सोबर शेड की होती है। सोबर शेड किसको बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, बहुत ज्यादा तेज कलर नहीं, एकदम नॉर्मल सोबर चीजें होती है ना, कि थोड़ा स्टैंडर्ड वे में रहे, उस तरह से होती है। तो टीलियोस्टियन फिशेस को आप याद रखोगे कि ये सबसे ज्यादा ब्राइट और ब्रिलियंट होती है। इसके अलावा जितनी भी फिशेस होती है वो कैसी होती है, अदर फिशेस को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। सो अदर फिशेस होती हैं सोबर इन कलर। कलर उनके कैसे होते हैं, सोबर कलर होते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अब जो पैटर्न होता है कलरेशन का वो कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल होती है फिशेस की उससे भी रिलेटेड रहता है। तो अगर कहीं पर कोई कह रहा है कि इस फिश का कलर ये क्यों है, कुछ और क्यों नहीं हो सकता, तो कभी कभी उसकी जैसी लाइफस्टाइल होती है उसी तरह से उसके कलरेशन रहते हैं और उसके भी फंक्शनल सिग्निफिकेंस रहते हैं फिशेस की लाइफ में। जनरली जो फिशेस होती है वो डार्कर होती है उनके अपर सरफेस के ऊपर से, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो उसके ऊपर ही आएगी डार्कर सरफेस पे, तो वो ऊपर से डार्क हो जाती है। और जो उनका वेंट्रल पोर्शन होता है और उनके जो लेटरल साइड्स होते हैं, साइड वाले पोर्शन, वो उनके रिलेटिवली थोड़े से लाइटर कलर के होते हैं कलर के अंदर। तो अगर मैं फिश का डायग्राम यहाँ बना दूं इस तरह से, तो फिशेस ऊपर से किस तरह की रहती है, थोड़ी डार्क रहती है, डार्कर रहती है। यहाँ ऊपर से पूरी डार्क रहेगी। मान लीजिए ऊपर का पोर्शन है, ये पूरी डार्क रहेगी। तो यहाँ हो गया डार्क, ऊपर भी डार्क, और नीचे वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा लाइट, वेंट्रल। ये वेंट्रल वाला पोर्शन हो गया, नीचे वाला वेंट्रल, ऊपर वाला डोर्सल। तो डोर्सल डी से याद रख लेना, डोर्सल वाला डार्क, नीचे वाला लाइट। और साइड वेज यानी कि लेटरल साइड्स की बात करूं, लेटरल साइड्स की अगर मैं बात करूं, तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी लाइट होते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, फिशेस का एक बेसिक सा डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं जब डिटेल में तो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। डोर्सल, वेंट्रल और ये सारे पोर्शंस हो गए। तो फिशेस के कलर डिपेंड करते हैं, उनके फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी रहता है, उनकी कैसी हैबिट्स हैं, फिर किस तरह से वो रहती है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी, उसके बेसिस पर भी कलर जो रहते हैं फिशेस के अलग अलग तरह से हो सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब वेंट्रल पोर्शन की तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, और डार्क ऊपर वाला पोर्शन, लाइट डार्क जो भी है, सारी मेथड्स आपको समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसी फिशेस होती है जैसे कि गोल्ड फिश, इसके अंदर यूनिफॉर्मली ब्राइट कलर देखने को मिलता है उसकी ऑल ओवर दी बॉडी। यानी कि अगर आप देखोगे किसी गोल्ड फिश को, फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड फिश है, वैसे तो मुझे येलो से बनाना चाहिए। सो ये जो गोल्ड फिश रहती है पूरी तरह से ही येलो रहती है, चाहे उसका ऊपर वाला पोर्शन हो, डोर्सल पोर्शन हो, उसका वेंट्रल पोर्शन हो, हर पोर्शन पे से वो येलो कलर की रहती है और ब्राइट कलर की रहती है। तो ये बात होती है गोल्ड फिश की, गोल्ड फिश। ये गोल्ड फिश की थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें जो अभी आपको पता होना चाहिए थी। और एक और तरह की फिशेस होती है जिनको कहते हैं केव फिशेस, उनको भी नोट करते हैं हम यहाँ पर, केव फिशेस। केव फिशेस, अब केव फिशेस की कहानी ऐसी है कि ये टोटल डार्कनेस में रहती है, पूरे टाइम अंधेरे में रहती है ये फिशेस। तो इनकी बॉडी पर कोई पिगमेंट होती ही नहीं, क्योंकि पूरे अंधेरे में रह रही, तो कलर तो कहीं दिखना है नहीं वैसे भी, तो गॉड ने इनके अंदर कलर ही प्रोवाइड नहीं करा कहीं से भी, तो वो डार्क रहती है, टोटल उसमें पिगमेंट रहते ही नहीं है, पूरी जिंदगी वो कलरलेस रहती है। तो केव फिशेस कैसी होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस। और गोल्ड फिशेस के बारे में क्या कहा, ये ब्रिलियंट या फिर ब्राइट कलर की होती है, ब्राइट ऑल ओवर दी बॉडी, ऑल ओवर दी बॉडी, पूरी बॉडी पर उसको देखोगे आप ब्राइट रहेगी। ऐसा नहीं कि अपर पोर्शन थोड़ा सा डार्क है, नीचे वाला पोर्शन लाइट, ऐसा नहीं होता, पूरी बॉडी उसकी ब्राइट होती है।
तो ये फिशेस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको शुरू में बताने थे। अब मैं मैटर ऑफ कलरेशन का यहाँ पे अगर इसमें से बात करूं तो आप जो पॉइंट्स आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं यहाँ मार्क करती हूँ उनको। सो मैटर ऑफ कलरेशन का सब्जेक्ट बहुत डार्क जाएगा, लाइट ले लेते हैं। अब देखते हैं, मेजोरिटी जो होती है फिशेस की वो विविडली और ब्राइटली कलर्ड रहती है। कलरेशन जो होता है वो बहुत कॉमन रहता है फिनोमेना जो कि फिशेस में देखने को मिलता है। इनॉर्मस रेंज ऑफ कलर्स और पैटर्न फिशेस में देखने को मिलते हैं जो कि उनमें प्रोड्यूस किए जाते हैं और जनरली वो उनकी हैबिट से रिलेटेड होते हैं, जिसको मैंने लाइफस्टाइल का नाम दिया। नॉर्मली फिशेस डार्कर होती है डोर्सल साइड से और लाइटर होती है वेंट्रल साइड से, और ये जो कलर्स रहते हैं वो उनको कभी कभी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं अबव एंड बिलो से। ऊपर वाला साइड ज्यादातर डार्क इसलिए होता है क्योंकि वहां पर सनलाइट फॉल करेगी तो वो खुद ब खुद डार्क रहता है थोड़ा। हाउएवर कुछ ऐसे फिशेस होती है जिनमें यूनिफॉर्म कलरेशन देखने को मिलता है, जैसे कि गोल्ड फिश के अंदर आपने यहाँ पर गोल्ड फिश का एग्जांपल देख ही लिया। कैरेसियस की अगर मैं बात करूं, एक और तरह की फिश होती है, ये भी ब्राइटली कलर्ड रहती है ऑल ओवर द बॉडी। मैंने जैसे गोल्ड फिश का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल की बात करोगे तो कैरेसियस लिख लेना। अब इनका जो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, ऐसी फिशेस जो कि पानी की गहराइयों में रहती है, वो स्ट्रांगली और इंट्रिकेटली कलर्ड रहती है अबव एंड पेल बिलो। ज्यादातर ऐसा होता है कि वो ऊपर से और नीचे से अगर उनका कलर देखोगे आप तो पेल नीचे से रहती है और ऊपर से स्ट्रॉन्ग हाई नंबर के कलर्स उस पर रहते हैं ज्यादातर बॉटम ड्वेलर्स में। लेकिन वेरिएशन भी कलर का आप देख सकते हो एक एक सिंगल फिश में। ट्रंक फिश की बात करें जिसको ऑस्ट्रेसियन कहते हैं, उसकी बॉडी ग्रीन कलर की होती है, ऑरेंज टेल होती है, येलो बेली होता है और ब्लू बैंड्स होते हैं। तो सोचिए कितनी कलरफुल फिश होगी। आप सोच रहे हो कितनी चीजें थी। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगी, चलिए ड्रॉ भी करते हैं। मान लीजिए फिश है, ये फिश, इसके फिन्स, ये इसका फेस, सॉरी माउथ। ट्रंक फिश ऑस्ट्रेकियन को बना रहे हैं, ग्रीन कलर की बॉडी होती है। तो सबसे पहले तो ग्रीन कलर कर देते हैं इसकी बॉडी पर। कलर थोड़ा प्रॉपर नहीं हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट वे में ले रही हूँ। ग्रीन कलर की बॉडी होगी, टेल उसकी ऑरेंज रहती है, तो मैं ऑरेंज के लिए येलो कलर यूज कर लेती हूँ। टेल के लिए येलो कलर से बना देंगे। ये टेल हो गई ऑरेंज कलर की। उसके बाद उसका येलो कलर का बेली होता है, या नीचे वाला पोर्शन येलो होता है। उसके बाद उसकी बॉडी पर होते हैं ब्लू बैंड्स। ब्लू बैंड्स भी आप सोच सकते हैं बॉडीज पे उसकी कितनी ज्यादा कलर्स होते हैं। तो इस तरह से उसकी बॉडी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, किसकी, ट्रंक फिश की या फिर ऑस्ट्रेकियन की। ये हो गई बात इतनी सारी क्लियर यहाँ पर। अब एक होती है पाइप फिश। पाइप फिश, सी हॉर्स, एंगलर फिश, ये सभी वीड्स में रहती है, यानी छुप छुप कर रहती है। वीड्स क्या होता है कि वो अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं पानी पे, उनको हम वीड्स कहते हैं। तो इसमें कलर और पैटर्न जो रहते हैं वो सिमिलर टू वीड्स होते हैं। जैसे वीड्स का पैटर्न होगा ना, वैसे ही इनका भी पैटर्न होगा। तो जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं वैसे ही फिश दिखती है। तो जब ये पेड़ पौधे में रहेगी तो इनके प्रेडेटर्स इनको ढूंढ नहीं पाएंगे और ये इजीली अपने आप को बचा पाएंगी। समटाइम्स ये अपने अंदर लीफ लाइक या फिलामेंटस प्रोसेस भी डेवलप कर लेती हैं इनकी बॉडी पे। मान लीजिए इनका कलर ऐसा नहीं है तो इनकी बॉडी पे कुछ ऐसे लीफ जैसी पत्तियां जैसे आ जाती है, जिससे कि ये प्लांट जैसी दिखने लगती है। बेसिकली मिमिक्री कर रही है उसकी। महासी टॉर्टोर जो रहती है उसके अंदर डार्क ग्रे कलर का बैक रहता है, गोल्डन और रेडिश उसके साइड्स होते हैं और सिल्वर उसका एब्डोमेन या फिर बेली होता है। अब ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स की बातें हो रही है। पेयर्ड फिन्स येलोइश रेडिश हो सकते हैं। कलर डिफरेंसेस दोनों ही कभी कभी सेक्सेस में या जेंडर्स में देखने को मिल सकते हैं फिशेस के अंदर। कभी मेल्स जो रहते हैं वो जनरली ब्राइटर होते हैं। स्मॉल मिलियन फिश के अंदर अगर आप देखोगे लेबिस्टिस, तो वेरियसली कलर्ड व्हाइट रहते हैं मेल्स, और फीमेल्स जो रहती है वो सिंगल कलर की हो सकती है। अलग अलग बातें होती है, तो ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं। और वेरिएशन जो होता है कलर्स का मेल्स के अंदर वो क्यों होता है, इज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वेरिएशन ऑफ कलर इन मेल्स इज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर ऑफ वाई क्रोमोसोम। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कलर की। अगर मैं थोड़ी बहुत आपके सामने बातें करूं कि ये सोर्सेज ऑफ कलर आते कहां से। सो जो कलरेशन होता है फिशेस में, उनके अंदर एट्रीब्यूट अगर किया जा रहा है तो उसके अंदर दो तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि वो कलरेशन प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं यहाँ के नोट्स आपको पूरे प्रॉपर शो कर देती हूँ नीचे तक, फिर उसके बाद हम लोग आगे और चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये एक और इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पर आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे फिशेस में लैक ऑफ पिगमेंट हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी उनकी, इन पेलेजिक, फ्री स्विमिंग, यंग ऑफ मेन स्पीशीज, ज्यादा कुछ नहीं है। मैनी स्पीशीज केव फिशेस लिविंग इन टोटल डू नॉट पॉसेस पिगमेंट। वही बात जो मैंने शुरू में कही थी उसको पॉइंट वाइज अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज इन कलर की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरा फोकस उस पर। ये सब इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स तो ठीक ही है। अब सोर्सेज ऑफ आ गए हम कलर के ऊपर। अब थोड़ा हमारा हाईलाइटर भी चेंज करेंगे, ठीक है।
तो पढ़ाई करते हुए हर चीज हमारी जब कलरफुल होती है ना, तो हमें इजीली वो एग्जाम में सारी हमारी अपनी खुद की कॉपी इमेजिन होने लगती है कि हमारी कॉपी में हमने उस कलर से वो लिखा था, तो हमें वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। तो जब भी अपने नोट्स बनाए तो इतनी कलर यूज करने की कोशिश करें, डायग्राम्स बहुत प्रॉपर बनाए, खुद ब खुद आपको आपकी एग्जामिनेशन हॉल में कॉपीज याद आ जाएगी अपनी। चलिए बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कलर। एक सेकेंड, सोर्सेज ऑफ कलर की तो मैं यहाँ टिक कर देती हूँ इसको। अब दो मेन सोर्सेज होते हैं कलर प्रोडक्शन के फिशेस में, जिसमें से जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं या बायोक्रोम्स होते हैं पहले होते हैं, और दूसरे होते हैं इरिडियोसाइट्स या फिर इरिडियोफोर्स। ये दो नाम आपको याद रखना है। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड कनेक्टेड टिश्यू होते हैं। पहले तो इसको नीचे ले लेती हूँ, आप उसके भी नोट साथ में देखेंगे। दो तरह की बातें तो आपने देख ली, तो यहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास दो चीजें रहेगी। पहले होंगे क्रोमेटोफोर्स और दूसरे रीजन्स होते हैं कलरेशन इन फिशेस के, जिसको कहते हैं इरिडियोसाइट्स। और ये दोनों ही चीजें क्या है, ये स्पेशल सेल्स है, स्पेशल सेल्स जो कि क्या कर रहे हैं, कलरेशन इन फिशेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो क्रोमेटोफोर्स वाला नाम है, इसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने इसको कॉमनली हर तरह के एनिमल में पढ़ाया। फिशेस के लिए आप स्पेशली बात कर रहे हो कलरेशन की, अगर ऑल ओवर आपसे क्वेश्चन आता है क्रोमेटोफोर्स का, एमएससी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक भी रहता है, तो आप क्रोमेटोफोर्स को भी प्रिपेयर करेंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ कलर को डिटेल में समझते हैं। क्रोमेटोफोर्स की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि यहाँ पर आपके सामने है इसके नोट्स, ये लार्ज सेल्स होते हैं, बड़े सेल्स होंगे, ब्रांच्ड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो रहते हैं वो जो बड़े वाले तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वही क्रोमेटोफोर्स को बाद में बनाते हैं। ये डर्मिस में लोकेटेड रहते हैं कि स्केल्स के ऊपर साथ में स्केल्स के नीचे दोनों ही तरफ पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो रहते हैं उनके अंदर आप देखोगे तो उनमें पिगमेंट्स भरे होते हैं, जो कि पिगमेंट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, जो कि कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं, जिसका कलर येलो रेड हो जाएगा। कभी वो मेलेनिन होते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। कभी फ्लेविन्स जो कि येलो, प्यूरिन्स व्हाइट और सिल्वरी हो सकते हैं, टेरिन्स, पोरफायरिन्स, बाइल पिगमेंट्स, इतने तरह के हो सकते हैं। सो अगर हम कलर के बेसिस पे डिवाइड करने चलेंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्रोमेटोफोर्स के कितने टाइप हो सकते हैं। तो पहले तो आप यहाँ से आपकी मार्किंग्स को देखो नोट्स की। लार्ज, ब्रांच, स्पेशलाइज सेल्स, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू वाली बात नहीं लिखी, मैं नोट कर देती हूँ तो आपके नोट्स में प्रॉपरली आपको मेंशन हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद डर्मिस में पाए जाते हैं, डर्मिस के ऊपर नीचे दोनों ही तरफ पाए जा सकते हैं, एपिडर्मिस, स्केल्स में, और ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में भी पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, यानी कि उनमें सिर्फ एक ही तरह का पिगमेंट भी हो सकता है, डाई भी हो सकते हैं, या फिर पॉलीक्रोमेटिक भी हो सकते हैं। यानी क्रोमेटोफोर्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो वो मोनोक्रोमेटिक है, यानी कि उसमें या तो सिंगल पिगमेंट भरा होगा, तो कैसा डायग्राम बनाओगे, ऐसा एक ही तरह का पिगमेंट है। कभी कभी उसमें दो तरह के भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, दो डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे। कभी कभी क्रोमेटोफोर्स में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, तो वो पॉलीक्रोमेटिक हो जाते हैं। सो क्रोमेटोफोर्स में भी मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। फाइन, अब यहाँ पर बात करते हैं तो जो साइटोप्लाज्म होता है क्रोमेटोफोर्स का, उसमें डिफरेंट पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फ्लेविन्स हो सकते हैं, येलोइश ग्रीन, कैरोटिनॉइड्स येलो रेड, मेलेनिन ब्लैक एंड ब्राउन। इसमें कभी कभी एमलगेमेशन भी देखने को मिलता है, जो कि डिफरेंट क्रोमेटोफोर्स का रहता है, जो कि वाइड रेंज ऑफ कलर प्रोवाइड करते हैं, 10 येलो और ब्लैक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने नोट्स में भी इस चीज को इंक्लूड करूंगी। आप यहाँ मेरे साइड वाले पोर्शन में जो हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हैं हम लोग, उसको देखोगे तो पहले होते हैं कैरोटिनॉइड्स। ये कौन से कलर के होते हैं, येलो रेड। मैं YR लिख रही हूँ, आप पूरा लिखोगे। फिर उसके बाद मेलेनिन आ जाता है, मेलेनिन में आप याद रखोगे ब्लैक कलर को। उसके बाद आ जाते हैं फ्लेविन्स, फ्लेविन्स में आप क्या याद रखोगे, येलो कलर को, फ्लेविन्स में येलो आ गए। प्यूरिन्स, तो प्यूरिन्स में किसको याद रखोगे, व्हाइट और सिल्वर को, WS लिख लेते हैं। प्यूरिन्स के बाद आ जाते हैं टेरिन्स, वो थोड़े एक्स्ट्रा है तो मैं उसके कलर्स नहीं लिख रही हूँ। टेरिन्स आ जाएंगे, पोरफायरिन्स आ गए, बाइल पिगमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इतने तरह के हो सकते हैं। अब ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, इन क्रोमेटोफोर्स की अगर मैं बात करूं, ये क्रोमेटोफोर्स अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये क्रोमेटोफोर्स फर्दर किस में डिवाइड होते हैं, और टाइप्स में डिवाइड होते हैं। अब मैं उनके नाम आपको एक एक करके बताऊंगी।
पहले यहाँ पर अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ कलरेशन एलिमेंट्स की एक हेडिंग आ रही है, यहाँ पर कलरेशन इन एलिमेंट्स। सो क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो इंटरस्प्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, ग्रीन ब्राउन कलर बना लेते हैं, कभी फिशेस की बॉडी में कलर चेंज करने का शो करते हैं, माइग्रेशन होता है पिगमेंट का अंदर ही अंदर और उसके कलर चेंज होते हैं फिशेस के कभी कभी। तो ये बातें यहाँ पर दी गई है। अब जो चीज मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि कितने तरह से क्रोमेटोफोर्स को आप डिवाइड करते हो बेस्ड अपॉन द कलर ऑफ द पिगमेंट्स। द क्रोमेटोफोर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ वो क्या है वो लिखते हैं सबसे पहले। सो बेस्ड अपॉन द कलर ऑफ पिगमेंट्स the chromatophores are of following types। FFG लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में फॉलोइंग को, फॉलोइंग टाइप्स लिखे अंदर। आप समझते हैं पहले होते हैं मेलेनोफोर्स, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है मेलेनोफोर्स। ठीक है, अब इसकी डिटेल सारी बताती हूँ। और मेलेनोफोर्स यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये रहा मेलेनोफोर्स, ब्लैक और ब्राउन यहाँ पर दिख जाएगा आपको। अब इसकी डिटेल समझिए। पिगमेंटरी मटेरियल जो होता है क्रोमेटोफोर्स का, अगर ब्लैक कलर का पिगमेंट है तो उसको कहते हैं मेलेनिन। अगर क्रोमेटोफोर, ऐसे क्रोमेटोफोर्स, ये मान लीजिए कोई क्रोमेटोफोर है, ऐसे क्रोमेटोफोर्स जिसमें ब्लैक कलर का पिगमेंट भरा होता है, ब्लैक पिगमेंट, क्रोमेटोफोर्स हैविंग ब्लैक पिगमेंट, और वो ब्लैक पिगमेंट का दूसरा नाम होता है मेलेनिन। क्या कहते हैं उसको? मेलेनिन। तो ऐसे क्रोमेटोफोर्स जिसमें ब्लैक पिगमेंट होता है उन्हें कहते हैं मेलेनोफोर्स। इसी क्रोमेटोफोर्स से ही बना हुआ वर्ड है। ऐसे क्रोमेटोफोर्स जिसमें ब्लैक पिगमेंट होता है जिसको आप मेलेनिन भी कहते हैं, तो उन क्रोमेटोफोर्स का नाम हो जाता है मेलेनोफोर्स। और ये किससे बनते हैं? ये अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं। जब अमाइनो एसिड टायरोसिन मेलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग एंजाइम टायरोसिनेज, सो वहां पर जाके इनका फॉर्मेशन होता है। मेलेनिन वहां पर फॉर्म जब हो जाएगा तो वो एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जिसको मेलेनोसोम कहते हैं उसके साथ एसोसिएट करता है, और जो ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट होता है जिसको यू मेलेनिन कहते हैं वो भी यहाँ पर कभी कभी मेलेनोफोर्स के अंदर पाया जाता है। तो इसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, किस जगह पर, यहाँ तक आ जाएंगे, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको देखो। फिश ऑब्टेन कैरोटिनॉइड्स थ्रू प्लांट फूड, हाउएवर ब्लैक पिगमेंट ऑफ मेलेनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड टायरोसिन। वही बात हमने जो कही यहाँ पर, और यहाँ पर सारे नाम लिखे हुए हैं, इनको तो पहले मार्किंग कर देते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नीचे आते हैं पिगमेंट्स ऑफ क्रोमेटोफोर के ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहां तक लेकर आती हूँ ताकि आप भी नोट्स साथ साथ में ही देखोगे तो आपके लिए भी इजियर होगा ग्रास्प करना। तो पहले तो मार्क ले लेते हैं, ये करा ठीक रहेगा। अब देखिए, मेलेनिन का दूसरा नाम मेलेनोफोर्स ही होता है, तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है। मेलेनोफोर्स मेलेनिन एक ही बात है। किस कलर का होता है मेलेनिन? ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट रहता है जो कि अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव किया जाता है। मेलेनिन यूजुअली जो बनाया जाता है तो यंग मेलेनोफोर के अंदर बनाया जाता है और समटाइम्स एडल्ट मेलेनोफोर की तरह बनाया जाता है। पहली स्टेप जो होती है मेलेनिन सिंथेसिस की वो रहती है ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन टू डोपा 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज। उसके बाद डोपा जो रहता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है डोपा क्यूनॉन के अंदर, जो कि पॉलीमराइज होके सिंथेसाइज करता है मेलेनिन को। जनरली हायर टायरोसिनेज लेवल तक जाती है बातें, बहुत सारी डिटेल्स आ रही है। मैं आपको इजी करके बताऊंगी क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बातें। चलिए यहाँ पर लिखेंगे डायग्राम बनाते हुए। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊं, यहाँ पर अमीनो एसिड टायरोसिन बनाती हूँ। अमीनो एसिड टायरोसिन बनाता है मेलेनिन को। एक कॉपर कंटेनिंग, Cu लिख लेती हूँ, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम की प्रेजेंस में, और उस एंजाइम का नाम होता है टायरोसिनेज। मेलेनिन जो यहाँ पे बना है, ये जो मेलेनिन यहाँ पर बन गया उसकी बात करूं अगर, ये मेलेनिन जो यहाँ फॉर्म हुआ है ये क्या करता है? एसोसिएट करता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के साथ। तो ये एसोसिएशन शो करने के लिए मैं यहाँ प्लस बना देती हूँ। तो ये एसोसिएशन कर रहा है किसके साथ? एसोसिएट
associates with cytoplasmic organelle, cytoplasmic organelle, इसके साथ एसोसिएशन कर ली। ठीक है, अब वो जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है मेलेनोसोम, मेलेनोसोम। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। उसके बाद एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट जो रहता है जिसको कहते हैं यू मेलेनिन, वो भी कभी कभी मेलेनोफोर्स के अंदर पाया जाता है। तो एक तो मेलेनिन तो रह ही रहा है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, मेलेनोफोर्स की बात कर रही हूँ, मेलेनोफोर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो मेलेनोफोर्स रहते हैं इनके अंदर एक चीज कौन सी पिगमेंट पाया जा रहा है, मेलेनिन पाया जा रहा है। और एक और चीज क्या पाई जा रही है जिसका मैं एक्स्ट्रा नाम बता रही हूँ यहाँ पर, उसको कहते हैं यू मेलेनिन। इसमें से मेलेनिन का कलर तो हो गया था ब्लैक और यू मेलेनिन का कलर होता है ब्राउन। तो मेलेनोफोर्स ऐसे क्रोमेटोफोर्स होंगे जिसके अंदर ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है। ब्लैक पिगमेंट कहलाता है मेलेनिन और ब्राउन पिगमेंट कहलाता है यू मेलेनिन। क्वेश्चन उठता है कि मेलेनिन कैसे बनता है, तो अमीनो एसिड टायरोसिन जो रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेलेनिन के अंदर एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसके अंदर कॉपर भरा हुआ होता है और उस एंजाइम का नाम होता है टायरोसिनेज। और फिर मेलेनिन एसोसिएट करता है एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के साथ और बना लेता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के साथ जिसका नाम होता है मेलेनोसोम। ये सारी बातें आ गई। अब यहाँ पर देखोगे तो अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स के अंदर आ जाओ वापस से, येलो कलर लेते हैं। मेलेनिन की बात की आपने, ये ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट हो सकता है, इसको ब्राउन नहीं कहना चाहिए, वैसे यहाँ पर ब्लैक ही कहना चाहिए क्योंकि ब्राउन यू मेलेनिन की वजह से होता है। अमीनो एसिड टायरोसिन से ये बनते हैं, यंग जो मेलेनोफोर रहता है उसके थ्रू भी बनते हैं, एडल्ट मेलेनोफोर के थ्रू भी बनते हैं। ऑक्सीडेशन होता है टायरोसिन का, डोपा, ये थोड़ी ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, आप ऐसा मत समझना कि मैंने कुछ गलत अलग बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी डिटेल ज्यादा है, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट से बता रही हूँ आप वो भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले। सो मेलेनोफोर्स की कहानी यहाँ पर हो गई। अब बात करते हैं इरिडोफोर्स की। ये दूसरे तरह के क्रोमेटोफोर्स होते हैं। पहले क्रोमेटोफोर्स कौन से हैं, मेलेनोफोर्स। तो पहले क्रोमेटोफोर्स बन गए मेलेनोफोर्स। मेलेनोफोर्स के कलर्स की वजह से हमने उनको डिवाइड करा था। अब बात करते हैं दूसरे वालों के बारे में जिसको कहते हैं इरिडोफोर्स। तो इरिडोफोर्स के लिए मार्किंग करें। तो आप क्रोमेटोफोर्स का टाइप देख रहे थे, पहले तो मेलेनोफोर्स हो गया, लेकिन मैं इरिडियोसाइट्स पे जाने से पहले एक चीज और यहाँ पर शॉर्ट में आपको शो कर देती हूँ। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा मेलेनोफोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरे हैं कैरोटिनॉइड्स। हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, उसमें कार्बन चेन होती है विद रिंग स्ट्रक्चर एट वन और बोथ एंड्स। रिंग स्ट्रक्चर उनके किसी एंड पे लगा होता है, एक या दो से ज्यादा पे। कैरोटिनॉइड्स जो रहते हैं वो ज़ेंथोफोर्स में और इरिथ्रोफोर्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि रेड और येलो कलर के होते हैं। कैरोटिनॉइड इंसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं, इसीलिए इनको लिपोफोर्स भी कहा जाता है। और ये जो टर्म रहती है वो वाइडली यूज की जाती है ये डिनोट करने के लिए कि ज़ेंथोफोर्स और इरिथ्रोफोर्स दोनों हैं। अगर ज़ेंथोफोर्स और इरिथ्रोफोर्स को कॉमनली कहीं पर शो करना होगा तो लिपोफोर्स लिखकर भी आप शो कर सकते हो। और ऐसा रिपोर्ट किया गया कि जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं उन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी ऑफ फिशेस। फिशेस की बॉडी में कैरोटिनॉइड्स खुद ब खुद नहीं बन सकते, बल्कि फिशेस जब खाना खाती तो फूड में से उसको कैरोटिनॉइड्स मिलते, खुद की बॉडी में वो कैरोटिनॉइड्स नहीं बना सकती। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें ये जो पिगमेंट रहता है वो योक के अंदर ही पाया जाता है। जब वो एग वाला पोर्शन होता है ना, एग में योक और एल्ब्यूमिन होता है, तो वो जो योक वाला पोर्शन होता है वहां से ही चीज मिल जाती है। दूसरी बात आती है टेरिडीन्स की। तो ये सिमिलर कंपाउंड होता है जो कि प्यूरिन्स और फ्लेविन्स जैसा होता है। फिशेस जो रहती है जिनमें ये देखा गया था वो कलर्ड फिशेस भी हो सकती है और कलरलेस टेरिडाइंस वाली फिशेस भी हो सकती है। तो टेरिडीन्स के कलर भी हो सकते हैं या बिना कलर का भी हो सकता है। और ड्रोसोप्टेरिन जो रहते हैं उसके अंदर ड्रोसोप्टेरिन, आइसोड्रोसोप्टेरिन और नियोड्रोसोप्टेरिन जो रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड कलर के लिए। हाउएवर सिपेप्टेरिन्स और आइसोसिपियाप्टेरिन्स जो रहते हैं वो येलो कलर के रहते हैं। उसके बाद प्यूरिन्स की बात आती है तो ग्वानिन जो रहता है वो प्यूरिन रहता है और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं व्हाइट और सिल्वर टोन कलर की फिशेस को बनाने के लिए, और ये इरिडियोसाइट्स में पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनली इरिडोसाइट्स की। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं अभी तक ये बातें क्या कर रही हूँ, एक्स्ट्रा लग रही है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। मैं अपना फ्लो चार्ट पहले शो करूंगी, फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा वापस से। ठीक है,
तो मैंने यहाँ से आपको बताया था कि जो कलर सेल्स होते हैं, सॉरी स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि कलरेशन प्रोवाइड करते हैं, वो दो तरह के होते हैं, क्रोमेटोफोर्स और दूसरे थे इरिडियोसाइट्स। क्रोमेटोफोर्स की अभी तक आप बातें कर रहे थे, इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या यूज करा, मेलेनोफोर्स यूज करा। मेलेनोफोर्स का सारा कंसेप्ट आपने देख लिया, ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट वाले थे। अब यहाँ पर फिर मैंने कैरोटिनॉइड्स, मेलेनिन, फ्लेविन्स और प्यूरिन्स, इनके भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर बता दिए, जैसे कि एक सेकेंड, जिससे कि आपको वो नोट्स भी आपके प्रॉपर्ली फॉर्म हो जाएंगे। ये बात हो गई यहाँ पर। अब ये वाला पोर्शन तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब हम बात करते हैं इरिडियोसाइट्स की, तो मैं इरिडियोसाइट्स पर स्विच कर रही हूँ, दूसरे तरह के स्पेशल सेल्स। क्रोमेटोफोर्स वाला कंसेप्ट पूरा हो गया। अब नीचे चलते हैं इरिडियोसाइट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले और नीचे ले लेते हैं। पहुंच गए हम इरिडियोसाइट्स पर। इरिडियोसाइट्स की कहानी करते हैं शुरू। अब इरिडोफोर्स जो रहते हैं, इनको अगर मैं देखूंगी तो जो पिगमेंटरी वो चीज होना चाहिए। सो इरिडियोसाइट्स की बात करते हैं। इरिडोसाइट्स, इरिडोफोर्स, इरिडोसाइट्स एक ही तरह की बातें हैं लगभग। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको पहले इरिडोसाइट्स से पहले अगर मैं थोड़ा सा एक चीज और बताऊं कि जो पिगमेंटरी मटेरियल जो रहता है इन सेल्स के अंदर, वो रहता है ग्वाइनाइन। ग्वाइनाइन जो आपने सुना होगा ना, उसका बना हुआ रहता है। तो जैसे कि अभी अगर आप फिर से समझे बात को, तो क्रोमेटोफोर्स के टाइप में एक हो गया जैसे मेलेनोफोर्स। मेलेनोफोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्रोमेटोफोर्स जिनमें मेलेनिन भरा होता है वो बना देते हैं मेलेनोफोर्स। उसी तरह से इरिडोफोर्स या फिर इरिडोसाइट्स की बात करूं तो इनमें जो पिगमेंट रहता है वो रहता है ग्वानाइन। तो वैसे इनका नाम बनना था ग्वानोफोर्स टाइप कुछ, या फिर ग्वानोसाइट्स, ऐसा कुछ बनना था, लेकिन ऐसा बना नहीं। तो मेरा कहने का कंसेप्ट आपको काश क्लियरली समझ में आ रहा हो। तो मैं यहाँ इसके लिए सबसे पहले तो नोट करती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो रहते हैं इन्हें रिफ्लेक्टिंग सेल्स या फिर मिरर सेल्स कहा जाता है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। और ये जो इरिडियोसाइट्स रहते हैं इनमें क्रिस्टल्स ऑफ ग्वानाइन पाए जाते हैं, जिस वजह से ये ओपेक हो जाते हैं और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि मिरर के ऊपर लाइट ऊपर आती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, उसी तरह से ये भी ऐसा कर पाते हैं और व्हाइट या फिर सिल्वरी अपीयरेंस क्रिएट करते हैं। फिशेस सफेद या फिर थोड़ी सिल्वर शो उसका दिखाई देता है। और ग्वानाइन जो चीज है, ये जो ग्वानाइन है ये ओपेक रहता है, व्हाइटिश और सिल्वरी रहता है। और मेनली ये ग्वानाइन होता क्या है, तो ये एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट रहता है जो कि डिपॉजिट हो जाता है फिश की बॉडी में इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो आपसे कोई पूछ ले कि ग्वानाइन क्या होता है, जब मैं एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगी ना आपको, मैं वहां पर इस ग्वानाइन का नाम लूंगी। तो जो बच्चे ये वाला वीडियो देख के वहां तक जाएंगे एक्सक्रीशन तक, उनको याद आ जाएगा ये भैया ग्वानाइन हमने कहाँ सुना था। सो ये जो ग्वानाइन है ये क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है और फिशेस की बॉडी में ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये ओपेक होते हैं, इनमें ग्रेट रिफ्लेक्टिंग पावर रहता है, इसीलिए इरिडोसाइट्स मिरर सेल्स कहलाने लगते हैं। ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं पिगमेंट के, वो सफेद सिल्वर हो सकते हैं, व्हाइट अपीयरेंस क्रिएट करते हैं। एक बैकग्राउंड जो रहेगा पीछे वाला, जैसे अगर मान लीजिए मेलेनोफोर्स है, उनका एक पिगमेंट वाला बैकग्राउंड बन गया, जैसे ब्राउन और ब्लैक कलर का पिगमेंट है, उसके ऊपर अगर ये वाली चीजें आ जाएगी, ग्वानाइन वाले भी कलर्स आ जाएंगे, तो फिशेस का कलर फिर ब्लू नजर आने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ बता रही हूँ, ध्यान से समझिए। मान लीजिए फिशेस की बॉडी में ये ब्लैक वाले पिगमेंट्स भी है, ठीक है। ब्लैक पिगमेंट कौन से थे, मेलेनिन, मेलेनोफोर्स है, मान लीजिए ये सब मेलेनोफोर्स है, ठीक है, मेलेनोफोर्स। अब इस मेलेनोफोर्स के ऊपर मान लीजिए फिशेस की बॉडी के ऊपर इस तरह से व्हाइटिश वाले ग्वानाइन के क्रिस्टल भी आ गए, तो यहाँ पर ग्वानाइन भी आ गया। मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो को, ग्वानाइन को इस तरह से लिख लेती हूँ। ये तो हो गया मेलेनिन और ये हो गया ग्वानाइन। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए कि ये दोनों एक साथ आ जाए, तो फिश का कलर ना ही व्हाइट या सिल्वर दिखाई देगा, ना ही ब्लैक और ब्राउन दिखाई देगा। उसका कलर एक न्यू कलर बन जाएगा जिसको कहते हैं ब्लू कलर। फिश ब्लू कलर की नजर आने लगती है, ब्लू कलर। मैंने बहुत अट्रैक्टिव वे में लिखने के लिए इसे ऐसे करके लिखा है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट बातें नहीं हो रही है। ब्लू कलर का हो जाता है फिश का कलर। तो आप नोट कर सकते हो आपके पास, द क्रिस्टल्स ऑफ दिस पिगमेंट प्रोड्यूस अ व्हाइट और सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ मेलेनोफोर्स इट इम्पार्ट अ ब्लू कलर टू द फिश। फिश ब्लू कलर की दिखाई देने लगती है अगर दो का कॉम्बिनेशन बन जाए तो। एक बहुत बहुत स्पेशल और कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप देख के समझिए इस बात को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
सो ये जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है आर्टिफिशियल पर्ल्स की, उसमें भी यूज किया जाता है इरिडोसाइट्स को। इरिडोसाइट्स जो रहते हैं अगर बाहर की तरफ पाए जाएंगे तो स्केल्स के उधर पाए जाएंगे और स्केल्स उसके इरिडिसेंट अपीयरेंस के हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए ये इरिडोसाइट्स अगर फिश की बॉडी में पाए जाएंगे तो वो एक लेयर बना लेते हैं जिसको अर्जेंटियम कहते हैं, जो कि सफेद और सिल्वर रंग की नजर आती है। कलर चेंजेस की बात करें तो ये अभी अपन करते हैं कलर चेंजेस की बात। इससे पहले एक छोटा कंसेप्ट और छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी ले लो, जिसको कहते हैं ज़ेंथोफोर्स। एक नया पॉइंट आ रहा है, मैं यहाँ अभी स्टार्ट नहीं करी हूँ, अभी कलर चेंजेस पे नहीं आया, मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ यहाँ पर ज़ेंथोफोर्स का। ज़ेंथोफोर्स और इरिथ्रोफोर्स दो चीज बता देते हैं। इरिथ्रोफोर्स, अब इनकी भी कंसेप्ट क्योंकि क्लियर तो होना ही चाहिए, आपको कभी ना कभी तो पढ़ना ही है। सो ज़ेंथोफोर्स और इरिथ्रोफोर्स को समझते हैं। जो पिगमेंटरी मटेरियल्स होते हैं इन सेल्स में वो रहते हैं केराटिनॉइड्स और टेरिन्स। अगर ऐसे क्रोमेटोफोर्स जिसमें किसका पिगमेंट आ रहा है, केराटिनॉइड्स का, तो वो बनाते हैं ज़ेंथोफोर्स। और ऐसे क्रोमेटोफोर्स जिसके अंदर टेरिन्स नाम का पिगमेंट आ रहा है तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं इरिथ्रोफोर्स। तो जैसे कि अगर मैं मेलेनोफोर वाला एग्जांपल ले लूं तो ऐसे क्रोमेटोफोर्स जिसमें मेलेनिन पिगमेंट होता है उनको कहते हैं मेलेनोफोर्स। उसी तरह से ऐसे क्रोमेटोफोर्स जिसमें केराटिनॉइड का पिगमेंट रहता है उसको कहते हैं ज़ेंथोफोर्स। आप सोच रहे होंगे मैंने तो इरिडोसाइट्स पढ़ा दिए, फिर मैं यहाँ पर वापस से कहाँ चली गई क्रोमेटोफोर्स के उधर। तो ये दो कंसेप्ट बीच में एक्स्ट्रा डालना जरूरी, क्योंकि एक नया टॉपिक शुरू करने से अच्छा कि इरिडोसाइट्स के बाद में ये टॉपिक बता दूं, तो ये इसलिए यहाँ पर आ गया। अब इनके कलर्स की बात करें तो व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड कलर के पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। जनरली प्लांट्स में तो ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, फिशेस में भी रहते हैं, लेकिन फिशेस कैपेबल नहीं होती कि इनको खुद से अपनी बॉडी में बना ले। इसलिए फिश क्या करती है, दूसरे प्लांट्स को खाती है, और प्लांट्स को खाएगी तो उसके अंदर कैरोटिनॉइड्स और टेरिन्स उसकी बॉडी में आ जाता है। तो डाइटरी सप्लाई से ही फिश की बॉडी में आ पाता है, डाइटरी सप्लाई से आता है, डाइटरी सप्लाई। Fishes cannot supply carotenoids and tannins. Therefore, carotenoids and tannins come from the dietary supply into the fishes. और प्लांट्स को खाती है बेसिकली, तो फिर उनके अंदर ये सब चीज आती है। जो सेल्यूलर ऑर्गेनल जिसके अंदर टेरिडीन्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं टेरिनोसोम। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स जो होते हैं सेल के जिसमें केरेटिनॉइड पाए जाते हैं उनको कहते हैं केरेटिनॉइड वेसिकल्स। तो आपको दो चीज याद रखनी है, वो सेल्यूलर ऑर्गेनल जिसमें टेरिडीन्स भरे हुए होते हैं उनको कहते हैं टेरिनोसोम, और ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स सेल के अंदर जिसमें केरेटिनॉइड्स भरे हुए होते हैं उनको कहते हैं केरेटिनॉइड वेसिकल्स। इतनी बात आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं मिक्स्ड कलरेशन इन फिशेस की, यानी कि कलर चेंज वगैरह ये सारी बातों की। तो जो कलर पैटर्न्स होते हैं ना फिशेस में, वो एक कंबाइंड इफेक्ट रहता है क्रोमेटोफोर्स का। बहुत सारे, कभी कभी मैंने क्या बताया कि कभी ऐसी फिशेस होगी जिसमें क्रोमेटोफोर्स में एक ही पिगमेंट होगा तो उसका कलर एक होगा, कभी दो पिगमेंट भी हो सकते हैं और कभी दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो क्रोमेटोफोर्स जिस तरह से रहते हैं उनकी इफेक्ट की वजह से फिशेस में मिक्स्ड कलरेशन देखने को मिलता है। अगर ब्लैक और येलो क्रोमेटोफोर्स अगर फिश की बॉडी में आ जाएगी तो उसका कलर ग्रीन बन जाता है। जैसे कि अभी क्या हुआ, मेलेनिन कौन सा कलर देता है, ब्लैक ब्राउन देता है। अगर मैं यहाँ की बात करूं, मैं यहाँ पर हूं, मैं मेलेनिन की बात करूं तो मेलेनिन कौन सा कलर देता है, ब्लैक ब्राउन देता है। और अगर मैं ग्वानाइन की बात करूं तो ये सफेद कलर देता है। लेकिन अगर ये दोनों ने मिलकर कोई कॉम्बिनेशन बना लिया तो फिश का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। वो दोनों ही कलर को फॉलो नहीं करती बल्कि ब्लू हो जाती है। उसी तरह से और भी कॉम्बिनेशन फिश की बॉडी में बनते हैं, और वो कॉम्बिनेशन कैसे, पहला, अगर फिश की बॉडी में ब्लैक और येलो, हाँ सही, ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन बन गया, ब्लैक और येलो का, तो फिश का कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन कलर की हो जाएगी। मैं लिखती हूँ यहाँ पर, येलो एंड ब्लैक जो रहेगा वो दे देगा उसको, एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ हो रही है शायद, ठीक है ग्रीन ही आएगा वैसे, ठीक है कुछ गड़बड़ नहीं है, ब्लैक और येलो ग्रीन ही होना चाहिए। मैं थोड़ा सा उसको डबल चेक करना चाहती थी पर ठीक है। ब्लैक और येलो कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। येलो और ब्लैक जो रहेगा उसका हो गया। अब ऑरेंज और ब्लू जो रहेंगे, ऑरेंज और ब्लू, ये कलर देते हैं ब्राउन, फिश को ब्राउन, ठीक है। उसके बाद येलो और ब्लैक तो आपने मिला दिया था, कभी कभी वो भी ब्राउन और ब्लैकिश कलरेशन फिशेस में दे सकता है। उसके बाद एक और कौन सा ऐड कर सकते हैं हम, मेलेनिन वाले कर लेते हैं, मेलेनिन
सॉरी मेलेनिन लिख रही हूँ, चलो ठीक है, मेलेनिन और ग्वानिन का भी लिख दोगे अगर आप, तो वो दे देते हैं ब्लू कलर। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, मिक्स्ड कलरेशन कहते हैं इस, ये जो मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी फिलोसॉफी आपके ऊपर बताई है, इसको कहते हैं मिक्स्ड कलरेशन इन फिशेस। मिक्स्ड कलरेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, बस याद करना है 2-3 चीजों को, और फिर बस एग्जाम में टॉपिक आएगा तो लिखते जाना, कहानी के फॉर्म में सब कुछ आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब ये आपके पास आगे बातें, अब आपको करनी है कलर चेंज इन फिशेस के बारे में थोड़ी सी बात। अब कलर चेंजेस का कंसेप्ट लेते हैं। कलर चेंजेस, वेरियस स्पीशीज जो होती है फिशेस की, वो अपने पैटर्न को जो रहता है उनका फिशेस का पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग ही कलरेशन लेती है, यानी मतलब मुझे कहना चाहिए कि उसकी हैबिट के हिसाब से अपना कलरेशन लेती है। जैसे उनकी सराउंडिंग्स होती है कहीं ना कहीं, वैसी ही फिशेस उनकी हैबिटेट के हिसाब से दिखाई देती है। तो ये उनका कभी कभी तो हैबिटेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कभी कभी फिशेस का बिहेवियर जो न्यूट्रिटिव रिप्रोडक्टिव जैसा भी रहता है, कभी कभी उस हिसाब से भी उनके कलरेशन रहते हैं। जैसे मैंने क्या बताया आपको, स्टिकल बैक फिशेस जो रहती है नॉर्मल कलर की रहती है, लेकिन जब उनका रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो जो मेल फिशेस रहते हैं उनका बेली रेड कलर का हो जाता है। तो वहां पर उनके हैबिटेट को देखते हुए कलर चेंज नहीं करी, बल्कि अपने ब्रीडिंग सीजन को देखते हुए कलर चेंज करिए। तो कलर चेंज इन चीजों पर डिपेंड करता है। इसमें ये जो एबिलिटीज रहती है फिशेस की कलर चेंज की, वो या तो फिजियोलॉजिकल होती है या फिर मॉर्फोलॉजिकल टाइप की होती है, एक ही बातें दोनों करीब करीब। तो वही बातें आप यहाँ देखोगे, कलर चेंज जो रहता है वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। जैसे कि स्टिकल बैक फिशेस में ही अगर बात करो तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सीजन में ही उसका बेली रेड होता है वगैरह, बाकी अगर दूसरे टाइम पे आप देखोगे उसका कलर, तो वो रेड कलर का बेली वाला नहीं होता। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। पिगमेंट चेंज की वजह से कलर चेंज आता है, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो रहता है वो एक स्लो प्रोसेस रहती है, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल सेल के अंदर बनना पूरा बहुत धीरे धीरे काम होता है। तो कोई चीज धीरे धीरे बनेगी तो लंबा टाइम लगेगा, तो स्लो प्रोसेस हो जाती है। वही फिजियोलॉजिकल चेंज की बात करोगे तो ये रैपिड रहती है और शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत जल्दी से हो जाती है, विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में हो जाती है। और क्या एग्जिबिट करती है, रीअरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल। जो पिगमेंट्स पहले से ही उसकी बॉडी में रहते हैं ना, बस वो अपना अरेंजमेंट करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं इधर उधर, और उसका कलर तुरंत ही चेंज हो जाता है। और ये सारी चीजें क्रोमेटोफोर्स की मदद से होती है। और दोनों ही चेंजेस, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, दोनों ही चेंजेस फिशेस की बॉडी में जब होते हैं तो ड्यू टू विजुअल एंड नॉन विजुअल स्टिमुलाई, दोनों की ही रीजन से हो सकते हैं। और जो इसमें से नॉन विजुअल वाला स्टिमुलाई है, उसके अंदर नर्व और हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर फिजियोलॉजिकल कलर चेंजेस के साथ, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी डिटेल्स में चलेंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं अच्छे से। फिजियोलॉजिकल और रैपिड कलर चेंज, सबसे पहले तो हाइलाइटर का कलर चेंज करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिजियोलॉजिकल और रैपिड कलर चेंज, अब इसको समझते हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है कि धीरे धीरे होने वाला है इसमें सारा काम। तो जैसे कि क्रोमेटोफोर्स जो रहते हैं वो मोनोक्रोमेटिक भी हो सकते हैं, डाइक्रोमेटिक भी हो सकते हैं और पॉलीक्रोमेटिक भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई क्रोमेटोफोर है जिसमें सिर्फ एक पिगमेंट है, तो ऐसे क्रोमेटोफोर जिसमें एक पिगमेंट है उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। उसके बाद ऐसा कोई क्रोमेटोफोर है जिसमें टू पिगमेंट्स है, टू पिगमेंट्स, उसको क्या कहते हैं, डाइक्रोमेटिक। और जब दो से भी ज्यादा पिगमेंट्स अगर भरे हो किसी क्रोमेटोफोर में तो उसको कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक। ये बातें आपको पहले से पता है। अब मैं इनकी डिटेल समझाती हूँ। तो ये जो पिगमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली कंसंट्रेटेड रहते हैं सेंटर ऑफ सेल्स में, जो पैटर्न होता है कलर चेंज का वो किस पर डिपेंड करता है कि डिस्पर्जन जो हो रहा है, ये जो पिगमेंट्स अंदर भरे हुए हैं, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में एक दो से भी ज्यादा है, तो ये जो अंदर भरे हुए पूरे पिगमेंट्स है क्रोमेटोफोर्स के अंदर, इनका डिस्पर्जन जिस तरह से होगा, जिस तरह से फैलेंगे अंदर, उसी तरह से उनके कलर्स भी आएंगे। तो कभी कभी पेरीन्यूक्लियर एरिया में आ जाते हैं तो अलग कलर आता है ड्यू टू द सेल्यूलर प्रोसेसेस ऑफ क्रोमेटोफोर्स। पॉसिबली जो इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो सारी बातें इसमें आ जाती है। अब ये जो डिस्पर्जन होता है ये क्या करता है, ये कलरेशन लाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कलरेशन होता क्यों, रीजन क्या है, तो वो है डिस्पर्जन होता है। अंदर ही अंदर ये पिगमेंट जो है अलग अलग तरह से डिस्पर्स करते हैं, फैलते, कभी इधर चले जाएगा कभी उधर चले जाएगा। तो ये डिस्पर्जन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कलर चेंज आता है।
अब ये याद रखोगे आप। इसके बाद जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है इस डिस्पर्शन को कंट्रोल करने का, वो अभी तक हमें वेल नोन नहीं है। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि पता कर ले कि ये होता कैसे है डिस्पर्शन, लेकिन अभी हमें अच्छे से पता नहीं चल पाया है। रेट जो होता है फिजियोलॉजिकल कलर का, किस रेट से काम होगा, तो ये जो चेंज रहता है वो लिमिटेड रहता है बाय द रेट्स ऑफ मैकेनिकल रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर ऑर्गन्स एंड ऑफ द रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। किस पे डिपेंड करेगा, कैसे जल्दी आ रहा है कलर के देर से आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसके इफेक्टर ऑर्गन्स कैसे है ऑर्गेनिज्म के, उसका रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कैसा, उन बातों पे डिपेंड करता है। सो ये जो चीज है, हाउएवर जो सेवरल वेरिएशंस होते हैं रेट्स के अमंग फिशेस, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ फिशेस में फ्यू सेकंड्स में कलर चेंज हो जाता है, कुछ फिशेस को 1 घंटा या करीब करीब 2-3 मिनट लग सकते हैं, किसी किसी में सेकंड्स में हो जाती है वो चीज, किसी किसी में तो सेवरल डेज भी लग सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो फ्यू सेकंड्स की अगर हम बात करें तो एक फिश होती है जिसको कहते हैं फंड्यूलस, मैं उसका नाम लिखती हूँ, फंड्यूलस। फंड्यूलस, सो फंड्यूलस ऐसी फिश है जिसके अंदर फ्यू सेकंड्स में उसके कलर चेंज कर लेती है, वो फंड्यूलस नाम है उसका। और अगर सेवरल डेज की बात करूं, बहुत दिनों बाद अगर कोई कर रही है, यहाँ पर आएगा ना डेज, अगर बहुत दिनों में अगर कोई फिश चेंज कर रही है, सेवरल डेज ले रही है अपने कलर को चेंज करने के लिए, तो उसमें आ जाएगा एंग्विला। एंग्विला को बहुत दिन लगते हैं अपने कलर को चेंज करने में। ये 2 फिशेस के नाम आपने यहाँ पर देखे। तो ये तो हो जाती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात, है ना, जो कि एक रैपिड कलर चेंज है। अच्छा, मैंने शायद शुरू में गलत तो नहीं कहा ना आपको कि ये फिजियोलॉजिकल बहुत दिन लगाती है, मैंने पता नहीं क्या कहा। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो प्लीज, ये रैपिड कलर चेंज है, बहुत जल्दी कलर चेंज करती है, तो फ्यू सेकंड और डेज यहाँ पर फिर भी आ गए, है ना। तो अब इसके पॉइंट्स को यहाँ पर नोट करते हैं, टिक करते हुए चलेंगे। जो फिशेस रहती है रैपिड चेंज शो करती है और अपनी सराउंडिंग्स के साथ अपने आप को मैच करती है। इस तरह का जो कलर एडेप्टेशन रहता है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल से होता है विद इन दी क्रोमेटोफोर्स। ये जो अंदर पिगमेंट्स मैंने भरे हुए दिखाए ना, बस ये अपनी अपनी जगह को चेंज करते हैं और उसमें कलर आ जाते हैं। और ये जो कलर चेंज होता है फिश को इनकॉन्स्पिशियस बनाता है ओवर डिफरेंट बैकग्राउंड, जिससे कि वो अपने प्रेडेटर से बच जाएगी। अब रैपिड कलर चेंज होता है फिशेस का, उसको एक और नाम दिया जाता है क्रिप्टिक और कंसीलिंग कलरेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं जब आपको एडेप्टेशंस पढ़ा रही थी और मिमिक्री पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने ये बातें बताई थी। जिन्होंने मेरा मिमिक्री वाला वीडियो और एडेप्टेशन वाले वीडियोस देखे, उनको पता होगा कि किस बातों की हम शुरुआत करने चाह रहे हैं यहाँ पर। तो वो मिमिक्री जो होती है जिसमें अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेना, छुपा लेना अपने एनिमी से अपने आप को, तो उसमें कैमोफ्लेज वाली जो बातें जैसी देखी थी हमने, उसी तरह से फिशेस भी अपने कलर को चेंज करती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट आता है एसिमिलेशन विद द बैकग्राउंड, उसको समझते हैं। सो एसिमिलेशन विद द बैकग्राउंड में क्या होता है कि जो कलरेशन हो रहा है फिश का, वो अपने आप को बैकग्राउंड के कलर से मैच कर लेती है। मान लीजिए ये येलो कलर का बैकग्राउंड है, पानी के अंदर कुछ हो गए प्लांट्स वगैरह येलो, तो फिशेस खुद भी कौन सी कलर की हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। तो अब देखिए मैंने यहाँ इस बैकग्राउंड में फिश बनाई, आपको दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, छुप गई वो उसके अंदर। तो इस तरह से अपने आप को छुपा लेती है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल होता है इसमें पेलेजिक लेप्टोसिफिलस लार्वे ऑफ ईल का होता है। ईल्स के जो लार्वे होते हैं, छोटे बच्चे, पेलेजिक लेप्टोसिफेलस, वो अपने आप को इस तरह से छुपाते हैं, जिस तरह का बैकग्राउंड का कलर होता है उसी कलर के अपने आप को कर लेते हैं और छुप जाते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद सी हॉर्स जो रहते हैं, सी हॉर्स, पाइप फिश, वो भी एक तरह की चीजें करती है। वो अपने आप को किससे रिजेंबल करती है, सीवीड से। पानी में जो एक्स्ट्रा वाले प्लांट्स उग जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं, उनसे अपने आप को छुपाती है। ग्रीन कलर की जो टेंच रहते हैं वो रिजेंबल करते हैं टू दैट ऑफ सराउंडिंग ऑफ बाय एसिमिलेशन। दूसरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल रैपिड कलर चेंज का देखने को मिलता है फ्लैट फिश के अंदर, जिसको प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस कहते हैं। ये जो फिशेज रहती है इनके अंदर रिमार्केबल मैचिंग पावर होती है, मतलब बहुत शानदार मैचिंग करती है, अपने आप को बैकग्राउंड से पूरा मैच कर लेती है। आप पता ही नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई फिश है या नहीं। और यहाँ तक कि अगर इनको आप चेकर बोर्ड पे भी रख दोगे, जैसे चेस बोर्ड पे रख दोगे, तो चेकर बोर्ड कैसा होता है, ऐसे होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर वो भी बना के बताऊंगी चेकर बोर्ड का डायग्राम। ये यहाँ पर ब्लैक कलर है, यहाँ पर ब्लैक कलर है, फिर यहाँ पर भी ब्लैक कलर है, अच्छे से बना होगा चेकर बोर्ड। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चेकर बोर्ड रहता है। तो ये फिश क्या करेगी, जब इस चेकर बोर्ड के ऊपर भी आएगी तो अपने आप को चेकर बोर्ड जैसे कर लेगी। ब्लैक वाले बॉक्स पर है तो ब्लैक हो जाएगी, व्हाइट वाले बॉक्स पर है तो व्हाइट हो जाएगी। इस तरह से वो फिश नजर आती है। तो आप पहचान नहीं सकते कि चेकर बोर्ड के ऊपर भी फिश को रखा है, और एकदम शॉर्ट पीरियड में, थोड़े से ही समय में अपने आप को ऐसा बना लेती है। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड डेवलप ऑलमोस्ट सेम कलर एंड पैटर्न एज दैट ऑफ बैकग्राउंड। ये किसका एग्जाम्पल लिया मैंने, प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस का।
अब दूसरा होता है डिस्ट्रप्टिव कलरेशन या फिर ब्रेकिंग अप दी आउटलाइन ऑफ द फिश। इसमें क्या करती है फिश, ये फिश के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है क्योंकि वो अपने आप को छुपाती है इसकी मदद से। ये एक तरह का कैमोफ्लेज रहता है। ये जो कलरेशन रहता है वो कंटिन्यूटी ऑफ बॉडी एडेप्टिंग डिफरेंट कलर एंड टोन डिस्टर्ब सरफेस और शेप। जैसे जैसे शेप सरफेस रहता है वैसे भी अपने आप को अपनी बॉडी की आउटलाइन भी वैसी कर लेती है। इससे वो अपने आप को अच्छे से कंसील कर पाती है और अलग अलग तरह के स्पॉट्स, स्ट्राइप्स, लाइंस, बैंड्स, ब्रिलियंट कलर्स फिश की बॉडी पे आ जाते हैं जो कि उसके आउटलाइन मेकिंग जो रहती है एनिमल के लिए लेस कॉन्स्पिशियस कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, मैं यहाँ बनाती हूँ इसको डायग्राम फिश को, अगर कोई फिश ऐसी होगी तो आप इजीली बता दोगे ये फिश रखी हुई है। लेकिन अगर फिश कुछ ऐसे कलर कर ले कि यहाँ से उसका आधा पोर्शन दिखेगा नहीं, यहाँ से उसके फिन्स दिख नहीं रहे क्योंकि इतने हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ वाला, उसको उसने व्हाइट कर लिया, वो आपको दिख नहीं रहे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि यहाँ कोई फिश है। तो इस तरह से अपने कलर चेंज करती है कि जो उसकी आउटलाइन मेकिंग है वो ही बदल देती है। इसको कहते हैं डिस्ट्रप्टिव कलरेशन। तो डिस्ट्रप्ट कर लेती कलरेशन को, यानी कि आप पहचान ही नहीं सकते कोई फिश है भी। जैसे अभी तक ऊपर तो क्या था, बैकग्राउंड चेंज हो रहा था, बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप को चेंज करा जा रहा था, फिर भी फिश की बॉडी का शेप तो चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ तो आप शेप भी आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, तो डिस्ट्रप्टिव कलरेशन स्पेशल कैमोफ्लेज रहता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कंसील करता है। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी भी प्रिवेंट किया जा सकता है रिकॉग्निशन से। ये जनरली मेल फीमेल फिशेज भी एक दूसरे के सामने शो कर सकते हैं इस तरह की प्रोसेस को, तो ये वहां पर भी आप याद रखोगे। अब जो नेसाउ ग्रुपर है, नेसाउ ग्रुपर, ये एक हॉरिजॉन्टल कलर्ड लाइन जो पाई जाती है कंटिन्यूएशन विद द बॉडी से, उसके अंदर आई को कॉन्स्पिशियस बनाती है। एक वर्टिकल लाइन जो कि हेड ऑफ जैक नाइफ फिश पे पाई जाती है, वो उसकी आंखों को छुपा लेती है। वो अपने आंखों को छुपाने के लिए ऐसा कुछ यूज करती है। कभी कभी टेल ऑफ द फिश में कट रहता है, डार्क बैंड रहते हैं जो कि फेड हो जाते हैं, इस तरह की चीजें। दूसरे होते हैं सीमेटिक या फिर वार्निंग कलरेशन। अब ये वार्निंग कलरेशन कब यूज किया जाएगा, जब दुश्मन को डराना हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कलर अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो उस एनिमल को खाएगी नहीं, वो सोचती है उसको नहीं खाना है। ये इस तरह का कलरेशन आप उसमें देखते हो। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग, आप थोड़ा बड़ा वीडियो सेगमेंट हो गया, नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।